नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली सुबह दिल्ली। देव कमरे में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तभी पीछे से कोई उसे हक करता है। देव चौंकते हुए पीछे मुड़ता है तो पीहू उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। देव पीहू का हाथ पकड़ अपने सीने से लगाते हुए बोला, ये क्या तरीका है पीहू? मैं डर गया था। पीहू अपने ठुड्डी को देव के सीने पर रख बोली, अरे देव, अपने घर के प्राइवेट कमरे में कौन डरता है? देव पीहू से दूर हो बोला, मेरे घर में ऐसी पागल हरकतें बस मेरी सोना करती थी, तो उसके जाने के बाद आदत नहीं रही। दक्षा का जिक्र होते ही पीहू उछलते हुए बोली, देव, मैं आपके पास इसीलिए तो आई थी। मुझे दक्षा से बात करनी है, पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, 1 महीना होने को आया मेरी सोना को जाए। 1 महीने से हमारी बात नहीं हुई, कितनी अजीब बात है। पीहू बेड पे बैठते हुए बोली, देव अपने दक्षा को 1 महीने में 1 कॉल नहीं की। उसका तो दिन नहीं बीतता था आपको, पूरे दिन की बात बोले बिना। देव हाँ में सिर हिला बोला, हाँ, शायद वो मुझसे अब तक नाराज है, माफ नहीं कर पाई अपने भाई को। पीहू देव को उदास होता देख उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठा साइड टेबल पे रखा। उसके लैपटॉप को देव के हाथ में देते हुए बोली, चलो फोन लगाओ और दूर करो नाराजगी। देव हैरानी से पीहू को देखने लगता है तो पीहू देव के गालों को खींचते हुए बोली, ओहो, सोचना बंद करो और काल तो लगाओ उसे पहले। देव हाँ में सिर हिला अव्यान्न को काल लगा देता है। राजस्थान, शेखावत भवन। दक्षा काउच पे बैठी नाश्ता करते हुए मैगजीन पढ़ रही थी। अव्यान्न ब्लैक हुडी पहने हाथ में लैपटॉप लिए बाहर आता है। अव्यान्न टेबल को देख गुस्से से दक्षा को देखता है तो दक्षा अव्यान्न के आंखों की तपिश महसूस कर बोली, ओहो, सिर अब क्या नाश्ता भी नहीं करने देंगे मुझे? ऐसे घुरेंगे तो मैं ठीक से खा नहीं पाऊंगी। अव्यान्न बिना कुछ बोले नाश्ते की प्लेट को साइड कर बोला, साफ करो टेबल, मुझे लैपटॉप रखना है। दक्षा अपने उंगलियों को मुंह में डाल सक करते हुए बोली, आपका लैपटॉप आपको रखना, खुद कर लो साफ। दक्षा घूर के दक्षा को देख गुर्राते हुए बोला, स्टॉप डूइंग दिस डम गर्ल। दक्षा हैरानी से बोली, हैन सिर, मैंने क्या किया अब? अव्यान्न लैपटॉप को टेबल पे रख खुद दक्षा के पास बैठते हुए उसके कान के पास का अपनी सीडुक्टिव आवाज में बोला, मैं तुम्हारे होठों को ऐसे सक करूंगा तो तुम्हें कैसा फील होगा दक्षा? अव्यान की सीडुक्टिव आवाज से दक्षा के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दक्षा धीरे से अव्यान को देख फिर अपने उंगली को दूर कर घिन से बोली, छी छी, सिर कितने गंदे हो आप, दूर हटो मुझसे। अव्यान अपने लैपटॉप को खोल दक्षा को इशारा करता है। दक्षा जैसे ही लैपटॉप को देखती है उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस तरफ बैठे देव की आंखें भी नम हो जाती हैं। देव खुद को कंट्रोल कर बोला, सोना कैसी हो तुम? आई रियली मिस यू बच्चा। दक्षा नम आंखों से देव को देखते हुए बोली, देखो, बिल्कुल ठीक हो तुम्हारे बिना भी। तुम कैसे हो? तुम्हारे बाप की बीवी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? देव हल्का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो तो अब मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती है। दक्षा आंखें छोटी कर बोली, मुझसे झूठ मत बोलो, उसे काफी अच्छा से जानती है। देव हंसते हुए बोला, उनकी छोरो, तुम बताओ कैसा लग रहा है अपने नए घर में? सबसे दोस्ती हो गई ना? दक्षा मुंह बना बोली, कहां, यहां सारे सिर की तरह खरूस है, हमेशा डांटते रहते हैं। मुझसे घर के काम भी कराते ये लोग, इतने नौकर होने के बाद भी। दक्षा बिना सोचे बस बोले जा रही थी और अव्यान उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ये महसूस होते ही दक्षा अपने मुंह पे हाथ रख बोली, अरे देव, ये क्या किया तुमने? मैं तो भूल ही गई थी, खड़ूस सिर पास ही बैठे हैं। देव नामे सिर हिला बोला, तुम ही तो बरबर कर रही थी सोना। कहां है अव्यान, बुलाओ उसे। अव्यान के रिएक्ट करने से पहले ही पीहू दक्षा के सामने आ जाती है, जिसे देख दक्षा खुशी से उछल पड़ती है। पीहू देव को पीछे से पकड़ उसके कंधे पे ठुड्डी रख बोली, अरे भाई के सामने दोस्त को तो भूल ही गई तुम दक्षु। दक्षा पीहू को फ्लाइंग किस देते हुए बोली, अरे नहीं जनेमन, तुझे कैसे भूल सकती मैं, तू तो मेरी दोस्त कम भाभी ज्यादा है। पीहू दक्षा की बात पे हल्का शर्मा जाती है। वो देव के पास बैठ बोली, दक्षा धीरे बोल, पागल जीजू सुन लेंगे। दक्षा हैरानी से इधर उधर देख बोली, पीहू कौन जीजू?
देव के कमरे में तेरा जीजू है क्या? पर तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। पीहू देव दोनों अपने सिर पे मार हंसने लगने हैं तो दक्षा मुंह बना लेती है। पीहू दक्षा जीजू मतलब तेरे हस्बैंड और मेरे जीजू। वैसे है कहां वो मिला मुझे उनसे। दक्षा घूम के पास बैठे अव्यान्न को देखती है जो फोन में कुछ कर रहा था। दक्षा रहने देना पीहू, मुझसे बात कर, तू सिर से क्या बात करेगी। पीहू आंखें छोटी कर दक्षा को घूरने लगती है तो अव्यन्न दक्षा के थोड़े करीब जा लैपटॉप के सामने आते हुए बोला, मिलने दो उसे भी उसके जीजू से। दक्षा अव्यन्न को लैपटॉप के उस पर दक्षा के साथ देख पीहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पीहू हैरानी से अव्यन्न को तो कभी दक्षा को देखने लगती है। पीहू को इतना शौक देख अव्यन्न मुस्कुराते हुए बोला, हेलो। पीहू शौक होने की जरूरत नहीं है, मैं ही हूं दक्षा का पति अव्यन्न सिंह शेखावत। पीहू दांत दिखाते हुए बोली, सिर आप क्या कोई मजाक कर रहे हैं? दक्षा बिना किसी भाव के बोली, नहीं पीहू, यही खरूस मेरा पति है और तेरा जीजू। पीहू पर दक्षा तू सिर से शादी कैसे कर सकती है? तुझे तो वो बुढ़े खरूस अकड़ू लगते थे। तूने तो कहा था वो लड़की बदकिस्मत है जिसकी सिर से शादी होगी। पीहू देव को पीछे से पकड़ उसके कंधे पे ठुड्डी रख बोली, अरे भाई के सामने दोस्त को तो भूल ही गई तुम दक्षु। दक्षा पीहू को फ्लाइंग किस देते हुए बोली, अरे नहीं जनेमन, तुझे कैसे भूल सकती मैं, तू तो मेरी दोस्त कम भाभी ज्यादा है। पीहू दक्षा की बात पे हल्का शर्मा जाती है। वो देव के पास बैठ बोली, दक्षा धीरे बोल, पागल जीजू सुन लेंगे। दक्षा हैरानी से इधर उधर देख बोली, पीहू कौन जीजू? देव के कमरे में तेरा जीजू है क्या? पर तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। पीहू देव दोनों अपने सिर पे मार हंसने लगने हैं तो दक्षा मुंह बना लेती है। पीहू दक्षा जीजू मतलब तेरे हस्बैंड और मेरे जीजू। वैसे है कहां वो मिला मुझे उनसे। दक्षा घूम के पास बैठे अव्यान्न को देखती है जो फोन में कुछ कर रहा था। दक्षा रहने देना पीहू, मुझसे बात कर, तू सिर से क्या बात करेगी। पीहू आंखें छोटी कर दक्षा को घूरने लगती है तो अव्यान्न दक्षा के थोड़े करीब जा लैपटॉप के सामने आते हुए बोला, मिलने दो उसे भी उसके जीजू से। दक्षा अव्यान्न को लैपटॉप के उस पर दक्षा के साथ देख पीहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पीहू हैरानी से अव्यान्न को तो कभी दक्षा को देखने लगती है। पीहू को इतना शौक देख अव्यान्न मुस्कुराते हुए बोला, हेलो। पीहू शौक होने की जरूरत नहीं है, मैं ही हूं दक्षा का पति अव्यान्न सिंह शेखावत। पीहू दांत दिखाते हुए बोली, सिर आप क्या कोई मजाक कर रहे हैं? दक्षा बिना किसी भाव के बोली, नहीं पीहू, यही खरूस मेरा पति है और तेरा जीजू। पीहू पर दक्षा तू सिर से शादी कैसे कर सकती है? तुझे तो वो बुढ़े खरूस अकड़ू लगते थे। तूने तो कहा था वो लड़की बदकिस्मत है जिसकी सिर से शादी होगी। अब आगे पीहू फ्लो में क्या बोल गई उसे भी पता नहीं चला और दक्षा अपना चेहरा हथेली पे छुपा पीहू को गाली देने लगती है। पीहू जल्दी से बोली, हेलो सिर, आपको देख के खुशी हुई। सिर अपने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? हम आपको और दक्षा को काफी मिस करते हैं। दक्षा अपने चेहरे से हाथ हटा जल्दी से बोली, तुम लोग सिर को क्यों मिस करते हो? अव्यान्न दक्षा की बात पे अजीब नजरों से उसे देखने लगता है तो दक्षा जल्दी से बोली, मेरा मतलब वो पीहू, तुम और देव शादी कब कर रहे हो? पीहू आंखें बड़ी कर दक्षा को देखने लगती है तो देव दक्षा से कहता है, सोना अव्यन्न को लेट हो रहा होगा, हम बाद में बात करेंगे और मैं जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। दक्षा धीरे से नजरें झुका रूंधे गले से बोली, नहीं देव मत आना, अब अकेला रहना सीख गई है दक्षा। तुम आओगे तो जुदाई मुश्किल हो जाएगी। एक बार जुदा हो गए थे, इस बार कहीं जान ना निकल जाए। इस दुनिया में मेरी बस एक ही जान है और वो तुम हो, तुम्हें पता है ना। अपनी बात खत्म कर दक्षा लैपटॉप बंद कर अव्यन्न के हाथ में पकड़ा बाहर की तरफ भागती है। अव्यन्न कुछ पल दक्षा को देख ऑफिस के लिए जाने लगता है। दक्षा आंगन में घूम रही थी, उसे गार्डन में हंसने बातें करने की आवाज आती है तो दक्षा उस तरफ चली जाती है। दक्षा की नजर अनंत पे जाती है जो आन्या नीलिमा के साथ बातें कर रहा था। उन्हें देख दक्षा को देव की याद आ जाती है जिससे दक्षा की आंखें फिर नम हो जाती हैं। अरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना, थमने चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, गौरी जी आते हुए बोली। नीलिमा अनंत का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं दादी सा, छोटे काका सा से बातें करनी है, हमें आज नहीं जाना। अनंत नीलिमा को रोकते हुए बोला, अरे अब तो मैं यही हूं ना बच्चे, जाओ, पढ़ाई पहले जरूरी है। अनंत की बात मान
नीलिमा आन्या दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। अनंत दक्षा को अपने ख्यालों में गुम देख उसके सामने आकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाता है तो दक्षा अपने ख्याल से बाहर आती है। अनंत गार्डन के चेयर पे बैठते हुए दक्षा को बैठने का इशारा करता है तो दक्षा उसके पास खड़ी होते हुए बोली, नहीं, मैं यही ठीक हूं, तुम्हारी ताई या बुआ ने देख लिया तो तमाशा कर देंगे। अनंत हैरानी से दक्षा को देखते हुए बोला, अच्छा, इतनी जल्दी उनका खौफ आ गया तुम्हारे अंदर, सही है। दक्षा अनंत को घूरते हुए उंगली पॉइंट कर बोली, हेलो दक्षा, किसी के चाचा से नहीं डरती, ठीक है? वो तो सिर मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, इसीलिए नहीं उलझना। अनंत हाँ में सिर हिला बोला, वैसे तुम्हारा खिला चेहरा आज मुरझा कैसे गया? उदास क्यों हो तुम? दक्षा बड़ी सी स्माइल के साथ अनंत को देख बोली, नहीं तो आपको देखकर तो चेहरा और खिल गया मेरा। अनंत दक्षा के बात पे हैरान होते हुए उसे देखते हुए बोला, अच्छा, फिर तुम अव्य से डरती हो? कौन अव्य? कहाँ है? मैंने कहा ना, किसी से नहीं डरती। दक्षा गुस्सा होते हुए बोली। फिर वो अनंत को प्यार से देख बोली, इस घर में शायद आप ही अच्छे हो, कितना प्यारा बोलते हो, गुस्सा भी नहीं करते, बाकी सब तो चढ़ जाते, मुझ पे बस गुस्सा करते हैं। कहते हुए दक्षा की आवाज भारी हो जाती है। अनंत दक्षा का हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए बोला, अब मैं आ गया हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं सबको चुप करा दूंगा। दक्षा हैरानी से अनंत को देख बोली, तुम बिल्कुल देव जैसी बातें करते हो। अनंत हैरानी से बोला, देव कौन? अरे देव मेरा भाई, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, सबसे लड़ता है, मुझ पे कभी गुस्सा भी नहीं करता वो, पर पता नहीं कैसे यहां अकेला छोड़ चला गया। कहते कहते कब दक्षा के आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों में लुढ़क जाती है उसे पता ही नहीं चलता। हो, अनंत को दक्षा के लिए बुरा लगता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अनंत दक्षा को रुमाल देते हुए बोला, तुम अपने भाई को मिस करती? दक्षा सुबकते हुए बोली, नहीं, अब नहीं करती, क्योंकि उसने मुझे यहां छोड़ दिया अकेला। अव्यन हॉल के ग्लास विंडो के सामने खड़ा गुस्से से अपनी मुट्ठी काश अनंत और दक्षा को देख रहा था। अव्यन गुर्राते हुए बाहर चला जाता है। अनंत हाँ में सिर हिला बोला, वैसे तुम्हारा खिला चेहरा आज मुरझा कैसे गया? उदास क्यों हो तुम? दक्षा बड़ी सी स्माइल के साथ अनंत को देख बोली, नहीं तो आपको देखकर तो चेहरा और खिल गया मेरा। अनंत दक्षा के बात पे हैरान होते हुए उसे देखते हुए बोला, अच्छा, फिर तुम अव्य से डरती हो? कौन अव्य? कहाँ है? मैंने कहा ना, किसी से नहीं डरती। दक्षा गुस्सा होते हुए बोली। फिर वो अनंत को प्यार से देख बोली, इस घर में शायद आप ही अच्छे हो, कितना प्यारा बोलते हो, गुस्सा भी नहीं करते, बाकी सब तो चढ़ जाते, मुझ पे बस गुस्सा करते हैं। कहते हुए दक्षा की आवाज भारी हो जाती है। अनंत दक्षा का हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए बोला, अब मैं आ गया हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं सबको चुप करा दूंगा। दक्षा हैरानी से अनंत को देख बोली, तुम बिल्कुल देव जैसी बातें करते हो। अनंत हैरानी से बोला, देव कौन? अरे देव मेरा भाई, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, सबसे लड़ता है, मुझ पे कभी गुस्सा भी नहीं करता वो, पर पता नहीं कैसे यहां अकेला छोड़ चला गया। कहते कहते कब दक्षा के आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों में लुढ़क जाती है उसे पता ही नहीं चलता। हो, अनंत को दक्षा के लिए बुरा लगता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अनंत दक्षा को रुमाल देते हुए बोला, तुम अपने भाई को मिस करती? दक्षा सुबकते हुए बोली, नहीं, अब नहीं करती, क्यों कि उसने मुझे यहां छोड़ दिया अकेला। अव्यन हॉल के ग्लास विंडो के सामने खड़ा गुस्से से अपनी मुट्ठी काश अनंत और दक्षा को देख रहा था। अव्यन गुर्राते हुए बाहर चला जाता है। शाम का वक्त। घर की सारी औरतें छत पे थीं आज, क्योंकि मालती जी के देख रेख पे पकड़ मसाले और अचार बनाए जा रहे थे। दक्षा हैरानी से आंखें फाड़े सबको देख रही थी। यहां गांव के कुछ औरतें भी थीं। एक औरत दक्षा को घूरता देख बोली, केहुआ से बिंदनी थमने कभी घर में मसाले ना बनाए के। दक्षा नामे सिर हिला बोली, ये सब काम तो नौकरों का होता है, मैं क्यों बनाती आऊंटी? दक्षा की बात सुन वो औरत चिढ़ जाती है और गुस्सा करते हुए कहती, थमने हम नौकर लागे से छोरी, मालती जे के तरीका से थारा माहरी बेजझाती करने की। गौरी जी जल्दी से आगे आकर बोली, अरे बिंदु नाराज ना हो, बच्ची है, इसका जे मतलब ना था, शहर की छोरी है ना, ये सब कहां करते वो लोग, तू संत रह। फिर गौरी जी दक्षा को ऊंची आवाज में बोली,
बिंदनी खरे खरे मुंह देखेगी या सबके लिए नाश्ता पानी भी लाएगी, जा जल्दी। दक्षा हैरानी से गौरी जी को देखने लगती है तो गौरी जी आध्या को इशारा करती है। आध्या जल्दी से दक्षा का हाथ पकड़ ले जाती है। दक्षा खुद में बरबर करते हुए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि वो किसी से तकड़ा जाती है, पर उसकी बाजू किसी के मजबूत हाथों में थी। दक्षा सिर उठा देखती है तो सामने बियर उसे बाजू से पकड़ एविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। दक्षा बियर से अपना बाजू झटक जाने को होती है तो बियर उसके आगे आते हुए बोला, के हुआ छोरी शर्म आ रही से के माहरे सामने। दक्षा घूर के बियर को देख बोली, बेशर्मों के सामने कैसी शर्म भैया। दक्षा की बात सुन बीर की भौं ये तन जाती हैं। वो गुर्राते हुए दक्षा के बाजू को करते हुए बोला, लगता है तन ने सबक सिखाना ही पड़ेगो, ऐसे बाज ना आएगी तू। दक्षा बीर को झटकते हुए बोली, भैया मेरा हाथ छोड़िए, मुझ पे आपका रौब नहीं चलेगा। बीर हंसते हुए बोला, के करेगी तू छोरी, तू छुई मुई सी खूबसूरत लड़की महारा क्या बिगाड़ लेगी। वो कुछ करे या ना करे, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अगर अपने अभी उसका हाथ नहीं छोड़ा तो। अनंत अपने कमरे से बाहर आते हुए जलती निगाहों से बियर को देखते हुए बोला। बियर गुस्से से अनंत को घूरते हुए बोला, अच्छा तो अव्यन ने अपने चमचे ने बुला ही लिया। अनंत आगे आकर दक्षा को बियर से दूर कर बोला, दक्षा जाओ तुम, हमें बात करनी है। दक्षा बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है जहां दामिनी सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। दक्षा बिना कुछ बोले खड़ी हो जाती है तो दामिनी उसे देख मुस्कुरा के बोली, अरे तू क्यों आ गई, मैं बस आने ही वाली थी। दक्षा ट्रे उठाते हुए बोली, मुझे अपना काम करना आता है भाभी, आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो। दक्षा के बातों से दामिनी को बुरा लगता है। वो धीरे से बोली, तू अब तक मुझसे नाराज है दक्षा। दक्षा पीछे मुड़ दामिनी को देखना में सिर हिला बोली, नाराज अपनों से होते हैं और यहां मेरा कोई अपना नहीं। दक्षा की कड़वी बातें सुन दामिनी की आंखें नम हो जाती हैं। अनंत जो वहीं खड़ा था दक्षा को जाता देख दामिनी से बोला, आप रोना बंद करो भाभी, उसे वक्त लगेगा इस माहौल में मिलने में। दामिनी धीरे से बोली, उसके लिए ये सब इतनी बड़ी बात है, अनंत जिस दिन उसे सब पता चलेगा वो क्या करेगी। अनंत गहरी सांस लेकर बोला, वो अव्यान संभाल लेगा, आप रिलैक्स करो, रात का वक्त। दक्षा आज देव से बात होने के बाद से ही उदास थी। दक्षा अकेले अकेले पूरा महल घूम रही थी। तभी दक्षा महल के पीछे के हिस्से में जाती है जहां वो आज पहली बार आई थी। दक्षा को एक दरवाजा दिखता है। दक्षा बिना सोचे दरवाजा खोल देती है और सिरोयों से होते हुए नीचे जाती है, पर पूरा रूम अंधेरा था। पर जैसे जैसे दक्षा आगे बढ़ रही थी उजाला उसे दिख रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने खुले आसमान के नीचे बड़ा सा पूल था जिस पे काफी सारे दिए तैर रहे थे, पर पूरे पूल को बनारस के घाट की तरह खूबसूरत फूल, लाइट और दिए से सजाए गए थे। सिर्फ पूल नहीं, वो पूरा कमरा खूबसूरत सजाया था। सबसे ज्यादा तो खुले आसमान में जगमगाते हुए तारे लग रहे थे। पुल के सामने कुछ सीढ़ियां थीं जिस पे उतर दक्षा खुश होते हुए बोली, इस सम्मसान जैसे महल पे कुछ तो अच्छा है जहां मुझे सुकून मिलेगा अब। दक्षा ने इतना ही कहा था कि कोई उसे झटके से खींचता है और दक्षा का पैर फिसल जाता है। दक्षा पानी से होते हुए सीधा अव्यन के सीने से जा लगती है। अव्यन दक्षा को कमर से पकड़ उठा, पिलर से सटा देता है तो दक्षा आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। अव्यन अपने हाथ को दक्षा के कमर पे और ज्यादा टाइट करता है तो दक्षा आह भरते हुए बोली, आह सिर क्या कर रहे हो आप। अव्यन इंटेंस के साथ दक्षा को देखते हुए एक हाथ से उसके गालों को सहेलाते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो दक्षा। दक्षा की कड़वी बातें सुन दामिनी की आंखें नम हो जाती हैं। अनंत जो वहीं खड़ा था दक्षा को जाता देख दामिनी से बोला, आप रोना बंद करो भाभी, उसे वक्त लगेगा इस माहौल में मिलने में। दामिनी धीरे से बोली, उसके लिए यह सब इतनी बड़ी बात है, अनंत जिस दिन उसे सब पता चलेगा वो क्या करेगी। अनंत गहरी सांस लेकर बोला, वो अव्यान संभाल लेगा, आप रिलैक्स करो, रात का वक्त। दक्षा आज देव से बात होने के बाद से ही उदास थी। दक्षा अकेले अकेले पूरा महल घूम रही थी। तभी दक्षा महल के पीछे के हिस्से में जाती है जहां वो आज पहली बार आई थी। दक्षा को एक दरवाजा दिखता है
दक्षा बिना सोचे दरवाजा खोल देती है और सिरोयों से होते हुए नीचे जाती है। पर पूरा रूम अंधेरा था, पर जैसे जैसे दक्षा आगे बढ़ रही थी उजाला उसे दिख रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने खुले आसमान के नीचे बड़ा सा पुल था जिसपे काफी सारे दिए तैर रहे थे। पर पूरे पुल को बनारस के घाट की तरह खूबसूरत फूल, लाइट और दिए से सजाए गए थे। सिर्फ पुल नहीं, वो पूरा कमरा खूबसूरत सजाया था। सबसे ज्यादा तो खुले आसमान में जगमगाते हुए तारे लग रहे थे। पुल के सामने कुछ सीढ़ियां थीं जिसपे उतर दक्षा खुश होते हुए बोली, इस संसान जैसे महल पे कुछ तो अच्छा है जहां मुझे सुकून मिलेगा। अब दक्षा ने इतना ही कहा था कि कोई उसे झटके से खींचता है और दक्षा का पैर फिसल जाता है। दक्षा पानी से होते हुए सीधा अव्यान्न के सीने से जा लगती है। अव्यान्न दक्षा को कमर से पकड़ उठा पिलर से सटा देता है तो दक्षा आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। अव्यान्न अपने हाथ को दक्षा के कमर पे और ज्यादा टाइट करता है तो दक्षा आह भरते हुए बोली, आह सिर, क्या कर रहे हो आप? अव्यान्न इंटेंस के साथ दक्षा को देखते हुए एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो दक्षा? दक्षा अव्यान्न के सीने पे हाथ रख दूरी करते हुए बोली, सिर, मैंने क्या किया? मैंने आज कुछ नहीं किया। सिर, सच्ची किसी से बहस नहीं की, लड़ाई नहीं की। अव्यान्न अपने सख्त हाथों से दक्षा के नर्म कमर को मसलते हुए अपने हाथ को ऊपर लाते हुए बोला, मेरे सामने मेरे भाई के करीब जाती हो और मुझसे पूछती हो क्या किया? दक्षा हैरानी से अव्यान्न को देख मन में बोली, खड़ूस सिर आज अजीब क्यों लग रहे हैं? इनकी आंखें भी आज लाल हैं और इन्हें पता तो नहीं चल गया मैं अनंत पे लाइन मारती हूं। दक्षा को खोया देख अव्यान्न उसके कान के पास जा सीड़ुकते आवाज में बोला, मुझे सब पता है, इतना मत सोचो बीवी, तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगेगा। अव्यान्न की सांसें महसूस कर उसकी सीड़ुकती आवाज सुन दक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी मुट्ठी अव्यान्न के बाजू में काश जाती। अव्यान्न दक्षा के चेहरे को देखता है जो बिल्कुल लाल थी। अव्यान्न हल्का मुस्कुरा के अपने उंगली को उसके होठों से होते हुए कंधे से नीचे लाने लगता है। तभी अव्यान्न की नजर दक्षा के बाजू में पड़ती है जिस पे गहरे लाल निशान थे। अव्यान्न दक्षा पे अपनी पकड़ ढीली कर दूर होते हुए सख्त आवाज में बोला, ये निशान कैसे हुआ तुम्हारे बाजू में? अव्यान्न की सख्त गुस्से भरी आवाज सुन दक्षा आंखें खोल अपनी बाजू को देख डरते हुए अव्यान्न को देखती है। अव्यान्न दक्षा का हाथ पकड़ सीढ़ियों से खींचते हुए आ रहा था और दक्षा एक हाथ से अपने दुपट्टे को संभालते हुए खींची चली जा रही थी। हॉल में बैठे सभी लोग आंखें फाड़े अव्यान्न दक्षा को देख रहे थे। नयन खुश होते हुए सलोनी के कान में बोली, लगता है देवरसा इस छोरी को खुद घर से निकाल रहे हैं बुआसा। सलोनी एक नजर नयन को देख बोली, जे अव्यान्न पागल से इस छोरी के पीछे ये निकालेगा इसे घर से, चल तमाशा देख लेते हम भी इनका। गौरी जी हैरानी से अव्यान्न के आगे आते हुए बोली, अव्य, ये क्या कर रहे हो तुम? कहां ले जा रहे हो दक्षा को? अव्यान्न बिना किसी की बात सुन दक्षा को बियर के कमरे की तरफ ले जाने लगता है तो सब उसके पीछे जाते हैं। बियर मुस्कुराते हुए स्लीव ऊपर करते हुए अपने कमरे से बाहर आ रहा था। अव्यान्न दक्षा का हाथ छोड़ बियर को कॉलर से पकड़ दीवार से सटा घुसा मारने लगता है। दक्षा और बाकी घर वाले हैरान रह जाते हैं। मोहित और अनंत जल्दी से आगे बढ़ अव्यान्न को बियर से अलग करने की कोशिश करते हैं, पर अव्यान्न तो जैसे गुस्से में पागल हो चुका था और आज वो शायद बियर की जान लेकर ही रहेगा। अव्यान्न के आंखों में गुस्सा लावा बन उतर रहा। विजय जी अव्यान्न के सामने आकर उसके हाथ को पकड़ बोले, बंद करो ये तमाशा, थम दोनों और अभी हमारे कमरे में आओ। विजय जी का कमरा। अव्यान्न अब भी गुस्से से बियर को ही घूरे जा रहा था और बियर भी नफरत से उसे ही घूर रहा था। अनंत बियर को देखते हुए बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं है? गलती का एहसास करना तो दूर, उल्टा आंखें मिला रहे हैं। बियर कुछ कहता उससे पहले अव्यान्न सख्त आवाज में बोला, ताऊसा दक्षा जिम्मेदारी है मेरी, और अगर किसी ने उसे आंख उठाकर भी देखा आज के बाद तो वो उसका आखिरी दिन होगा। बियर बेयांग मुस्कुरा के बोला, बाबा सा जिम्मेदारी का तो ना पता, पर किसी के आंखों में प्यार का पागलपन जरूर दिख रहा से। अव्यान्न जैसे आगे बढ़ने को हुआ विजय जी गुर्राते हुए बोले, विजय तन्ने शर्म कोनी आवे,
एक तो घर की बहू बेटी पे गंदी नजर देता और आवाज ऊंची करता। वीर घूरते हुए बोला, बाबा इसकी बीवी पे नजर डालने की जरूरत कोनी पड़ती, इसकी लुगाई खुद निक्कर पहन नजर डालवाती। माहरी नजर बिल्कुल सही से बाबा, इसकी बीवी की हरकतें ठीक। बियर आगे कुछ कहता उससे पहले वो जमीन पे जा गिरता है और उसका हाथ उसके मुंह पे था। बियर हाथ को हटा देखता है तो उसका एक दांत उसके हाथ में था। अव्यन कमरे से बाहर जाते हुए बोला, ताऊसा इस बार दांत टूटा, अगली बार अगर इसने मुंह खोला तो डॉक्टर भी इनकी हड्डी जोड़ नहीं पाएगा। बड़े एपिसोड का क्या करोगे यार, रोज तो अपलोड करती हूं। मुझसे नहीं हो रहे बड़े एपिसोड सरी, कोशिश करूंगी देने का। विजय जी का कमरा। अव्यन अब भी गुस्से से बियर को ही घूरे जा रहा था और बियर भी नफरत से उसे ही घूर रहा था। अनंत बियर को देखते हुए बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं है? गलती का एहसास करना तो दूर, उल्टा आंखें मिला रहे हैं। बियर कुछ कहता उससे पहले अव्यन सख्त आवाज में बोला, ताऊसा दक्षा जिम्मेदारी है मेरी, और अगर किसी ने उसे आंख उठाकर भी देखा आज के बाद तो वो उसका आखिरी दिन होगा। बियर बेयांग मुस्कुरा के बोला, बाबा सा जिम्मेदारी का तो ना पता, पर किसी के आंखों में प्यार का पागलपन जरूर दिख रहा से। अव्यन जैसे आगे बढ़ने को हुआ, विजय जी गुर्राते हुए बोले, विजय तन ने शर्म को नहीं आवे, एक तो घर की बहू बेटी पे गंदी नजर देता और आवाज ऊंची करता। वीर घूरते हुए बोला, बाबा इसकी बीवी पे नजर डालने की जरूरत को नहीं पड़ती, इसकी लुगाई खुद निक्कर पहन नजर डालवाती। माहिरी नजर बिल्कुल सही से बाबा, इसकी बीवी की हरकतें ठीक। बियर आगे कुछ कहता उससे पहले वो जमीन पे जा गिरता है और उसका हाथ उसके मुंह पे था। बियर हाथ को हटा देखता है तो उसका एक दांत उसके हाथ में था। अव्यन कमरे से बाहर जाते हुए बोला, ताऊसा इस बार दांत टूटा, अगली बार अगर इसने मुंह खोला तो डॉक्टर भी इसकी हड्डी जोड़ नहीं पाएगा। नीचे दक्षा हॉल में सिर झुकाए खड़ी थी और सब उसे घूर रहे थे। दक्षा डर से कांप रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सलोनी जी दक्षा का चेहरा ठुड्डी पकड़ ऊपर कर बोला, जरा देखो तो जे छोरी के आंसू, इसके बाप ने बस नौटंकी ही सिखाई है इसने। मालती जी गुस्से नफरत से दक्षा को देख बोली, गौरी इस छोरी को चुना था तूने इसने, जो महीने भर में कोई कसर ना छोरी इस घर की शांति भंग करने में। माहरे छोरे के पीछे परी से जे अव्य की लुगाई, जे हमारा बसाया महल तोड़ देगी। सलोनी जी, मन्ने तो पहले दिन से जे छोरी का चाल ढंग सही ना लागे से, मन्ने तो लागे इसने ही बीर को। सलोनी जी को बीच में ही टोकते हुए अव्यन लंबे कदमों से आते हुए बोला, आगे एक लफ्ज भी कहने से पहले सोच लीजिएगा बुआ, आप किसके बीवी के बारे बोल रही हैं? अव्यन की गुस्से भरी आवाज सुन सलोनी जी तो क्या मालती जी भी डर जाती है। अव्यन दक्षा का हाथ पकड़ बोला, लगता है मेरे ना होने पे सब भूल गए हैं अव्यन कौन है। जिसको जो तकलीफ है दक्षा से मुझे आकर कहे, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनंत जाते हुए अव्यन को देख मुस्कुरा के बोला, बुआ अभी किसी का एक दांत टूटा है, आपके तो दांत भी नहीं है, मतलब नकली है तो संभल के बोला करे जरा। पता तो होगा ही आपको ये अव्यन है, जिसके लिए हड्डी तोड़ना मामूली बात होती है, आपके तो फिर भी दांत है। अव्यन का कमरा। दक्षा बेड के कॉर्नर पे पैरों को फोल्ड किए सिर झुकाए रो रही थी। अव्यन कपड़े चेंज कर बाहर आता है तो दक्षा को रोता देख उसके पास जा बैठ जाता है। अव्यन के पास बैठते ही दक्षा थोड़ा पीछे हो जाती है तो अव्यन उसके और थोड़ा करीब जाता है। दक्षा बिना उसे देख गुर्राते हुए बोली, मुझे परेशान करना बंद कीजिए सिर, क्यों पास आ रहे हैं मेरे? अव्यन अपने 2 उंगली से दक्षा के ठुड्डी को पकड़ ऊपर कर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं जब चाहे तुम्हारे पास आऊंगा, रोक सको तो रोक के दिखाओ। दक्षा घूर के अव्यन को देख बोली, अपने क्यों भैया पे हाथ उठाया, कितना तमाशा हुआ और सबने मुझे ही सुनाया। अव्यन दक्षा के चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वीर भैया ने तुम्हें हाथ लगाया था। दक्षा को समझ ना आया वो क्या जवाब दे, वो कुछ सोचते हुए बोली, अपने तो कहा था मेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना आप मुझ पे ही गुस्सा करोगे। अव्यन हां में सिर हिला धीरे से बोला, वो तो गुस्से में कह दिया था, लेकिन अब से तुम हर बात मुझे बताओगी, प्रॉमिस करो। दक्षा मुंह बना बोली, आप तो हर वक्त गुस्से में ही होते हो। अव्यन अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती है गुस्सा दिलाने वाली। दक्षा एक पिल्लो उठा अव्यन को मारते हुए बोली,
मैं थक गई हूं सिर इस महल में कैद रहकर। मुझे नहीं रहना अब यहाँ। घूमना, बाहर खाना, पार्टी करना, जिंदगी को जीना चाहती हूं मैं। अव्यन कुछ पल दक्षा को देख अपनी जगह से उठते हुए बोला, बेहद रात हो गई है, सो जाओ अब। अगली सुबह दिल्ली कॉलेज के गेट के सामने आकर देव की गाड़ी रुकती है। पीहू देव को हक कर गाड़ी से उतर कॉलेज के अंदर चली जाती है और अनु को ढूंढने लगती है। पीहू अनु को ढूंढते हुए कैंटीन में आती है तो वो उसे पिज्जा खाती हुई दिखती है। पीहू जल्दी से अनु के पास जाकर बोली, यहां बवाल हो गया, तू पिज्जा ठूस रही है मोटी। अनु हैरानी से पीहू को देख बोली, क्यों, किसकी मौत आ गई जो मैं खा नहीं सकती? पीहू, तुझे पता है दक्षा की शादी किससे हुई है? अनु आराम से खाते हुए बोली, हाँ, लड़के से सबको पता है, हमारे मैथ प्रोफेसर अव्यान सिर से हुई है। पीहू अजीब तरीके से कहती है। अनु, जो अब तक आराम से खा रही थी, उसके गले में ही खाना अटक जाता है और वो खसने लगती है। पीहू उसे पानी देते, यही सच है, मैंने खुद कल देखा है उसे सिर के साथ। हु बोली, हजम कर ले अनु। पिज्जा का बॉक्स धकेल गुर्राते हुए बोली, दक्षा ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? सिर पे मेरा क्रश था, उसे पता था, फिर भी उसने सिर से शादी कर ली। पीहू आंखें छोटी कर बोली, बकवास ना कर अनु, दक्षा गलती से सिर के शादी वाले दिन उनके मंडप में पहुंच गई थी। अनु मुंह बना बोली, तू मुझे कोई फिल्म का शीन बता रही है पीहू? पीहू मुंह बना टेबल पे सिर रख जैसे कुछ कहने को होती उसकी नजर सामने खरे शान पे जाती है जो उसे ही जलती नजरों से घूर रहा था। राजस्थान, जैसलमेर, शेखावत भवन। सुबह का वक्त था, सब नाश्ते के मेज में बैठ नाश्ता कर रहे थे। कल के तमाशे के बाद घर का माहौल काफी शांत था, पर कुछ लोगों के चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अव्यन ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आ रहा था। अव्यन सबको बाएं बोल जाने लगता है तो मालती जी उसे रोकते हुए बोली, अव्य रुक, बात करनी है थारे से। अव्यन जल्दी में था, टाइम देखते हुए बोला, ताईसा, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, शाम को बात करे। गौरी जी आगे आते हुए बोली, भाभी ने कहा, अभी बात करनी है तो अभी बात होगी अव्य। पीहू जल्दी से अनु के पास जाकर बोली, यहां बवाल हो गया, तू पिज्जा ठूस रही है मोटी। अनु हैरानी से पीहू को देख बोली, क्यों, किसकी मौत आ गई जो मैं खा नहीं सकती? पीहू, तुझे पता है दक्षा की शादी किससे हुई है? अनु आराम से खाते हुए बोली, हाँ, लड़के से सबको पता है, हमारे मैथ प्रोफेसर अव्यान सिर से हुई है। पीहू अजीब तरीके से कहती है। अनु जो अब तक आराम से खा रही थी, उसके गले में ही खाना अटक जाता है और वो खसने लगती है। पीहू उसे पानी देते हुए बोली, हजम कर ले, यही सच है, मैंने खुद कल देखा है उससे सिर के साथ। अनु पिज्जा का बॉक्स धकेल गुर्राते हुए बोली, दक्षा ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? सिर पे मेरा क्रश था, उसे पता था, फिर भी उसने सिर से शादी कर ली। पीहू आंखें छोटी कर बोली, बकवास ना कर अनु, दक्षा गलती से सिर के शादी वाले दिन उनके मंडप में पहुंच गई थी। अनु मुंह बना बोली, तू मुझे कोई फिल्म का शीन बता रही है पीहू? पीहू मुंह बना टेबल पे सिर रख जैसे कुछ कहने को होती उसकी नजर सामने खरे शान पे जाती है जो उसे ही जलती नजरों से घूर रहा था। राजस्थान, जैसलमेर, शेखावत भवन। सुबह का वक्त था, सब नाश्ते के मेज में बैठ नाश्ता कर रहे थे। कल के तमाशे के बाद घर का माहौल काफी शांत था, पर कुछ लोगों के चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अव्यन ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आ रहा था। अव्यन सबको बाएं बोल जाने लगता है तो मालती जी उसे रोकते हुए बोली, अव्य रुक, बात करनी है थारे से। अव्यन जल्दी में था, टाइम देखते हुए बोला, ताईसा, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, शाम को बात करे। गौरी जी आगे आते हुए बोली, भाभी ने कहा, अभी बात करनी है तो अभी बात होगी अव्य। अव्यान थोड़ी हैरानी से अपनी मां को देख हाँ में सिर हिलाता है तो गौरी जी बाकी सबको देख बोली, मुझे अव्यान और उसकी बिंदनी से बात करनी है, बाकी सारे अपना काम करें। इस वक्त वहां घर के बड़ों के अलावा सिर्फ अनंत था। दामिनी और नयन रसोई से ही हॉल में देख रहे थे, क्योंकि ओपन किचन था तो पूरा हॉल साफ दिखता था। मालती जी अव्यन को देखते हुए बोली, जे छोरी को थारी लुगाई मानने का फैसला थारी मां का था तो तुझसे बात भी वो खुद करेगी अब। सबका गुस्सा भरा चेहरा देख अब दक्षा को डर लगने लगा था। दक्षा अव्यन के पीछे खड़ी उसके शर्ट को कांस के पकड़ खड़ी थी। गौरी जी आगे आकर दक्षा को देख बोली,
जाना चाहती थी ना तुम यहां से। दक्षा हैरानी से गौरी को देखती है तो गौरी अव्यन्न को देख बोली, बहुत हुआ अब अव्य इस लड़की के रोज का तमाशा। अब हमने फैसला किया है, ये लड़की यहां नहीं रह सकती, इसे इस महल से जाना होगा। गौरी जी की बात सुन सब शौक रह जाते हैं। अजय जी गुर्राते हुए बोले, गौरी ये क्या बोल रही हो तुम? दक्षा बीवी है, अव्य की इस घर की इज्जत है। गौरी जी अजय जी को देख बोली, इज्जत होती तो कल घर पे इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। इसकी वजह से भाई भाई लड़ पड़े कल, आज तक कभी नहीं हुआ जो इसने वो कर दिया। अनंत आगे आते हुए बोला, मासा इसमें दक्षा की क्या गलती है? वीर भाई ने हद पार की थी। मालती जी गुस्से से बोली, अनंत अव्य का तो समझ आता है, वो अपनी लुगाई का साथ देबेगा, पर तू क्यों इस छोरी के वास्ते बोल रहा? अनंत बिना किसी भाव के बोला, क्योंकि आप सब इसे अकेला समझ इस पे धौंस जमा रहे हो। गौरी जी अनंत को हाथ दिखा चुप करते हुए बोली, मैं सिर्फ अव्यन्न से बात करूंगी, तू इसे इसके घर छोड़ा, इसके आगे ये हमारा घर तोड़े। दक्षा नम आंखों से अव्यन्न को देखती है, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। आंखें बिल्कुल शांत थीं, पर बेहद कुछ कहना चाहती थीं। अव्यन्न एक गहरी सांस लेकर बोला, मां, दक्षा मेरी बीवी है। पूरे जैसलमेर के सामने इससे मैंने शादी की है, अपनाया है। मैं इसे किसी के भी कहने पे नहीं छोड़ूंगा, जान ले ये बात आज सब। अव्यन की वगाबात भरी बात सुन सब हैरान रह जाते हैं। मालती जी गौरी जी को देख बोली, यही थारा संस्कार था गौरी, थारा छोरा इस छोरी वास्ते थारे खिलाफ जाएगा। अव्यन मालती जी को देख बोला, शायद इस घर में सबको पता होगा, मुझे बहस करना बिल्कुल नहीं पसंद। तो दक्षा यहां रहेगी या नहीं, इस बात को यही खत्म करे। अव्यन दक्षा का हाथ पकड़ उसे देखते हुए बोला, इसके बाद भी अगर कोई चाहता है दक्षा को निकालना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं दक्षा को लेकर वापस दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा। दक्षा बस आंखें फाड़े हैरानी से अव्यान को ही देख रही थी। दोपहर का वक्त, दक्षा आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। तभी कोई आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है तो दक्षा पीछे मुड़ देखती है। मालती जी को देख दक्षा हैरान रह जाती है। मालती जी इधर उधर देख बोली, बात करनी है थारे से चल। दक्षा बिना कुछ बोले मालती जी के साथ घर के पीछे चली जाती है। मालती जी दक्षा को घूरते हुए बोली, मन ने पता से अब तक जो भी हुआ उसमें थारी गलती ना से, बस हालत ही थारे विपरीत से, पर मैं ये भी जानू सू तू ऐथे से जाना चाहबे से। दक्षा हैरानी से मालती जी को देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं ताई जी? मालती जी हल्का मुस्कुरा के बोली, मानने पता से तू यहां से जाना चाहबे से, और मैं थारी इसमें मदद कर सकूं हूं। दक्षा सवालिया नजरों से मालती जी को देखती है तो वो आगे कहती है, हाँ सही सुना, मैं मदद करूंगी थारी यहां से निकालने में। तू अव्य की फिक्र कोनी कर, उसे मैं संभाल लूंगी। दक्षा कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं? मालती जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दक्षा को देख मन में बोली, जे छोरी तो माहरे सोच से भी ज्यादा बेवकूफ से। सलोनी ने सही कहा था, माहरे से नहीं जीत सकती ये छोरी। दक्षा बिना कुछ बोले मालती जी के साथ घर के पीछे चली जाती है। मालती जी दक्षा को घूरते हुए बोली, मन ने पता से अब तक जो भी हुआ उसमें थारी गलती ना से, बस हालत ही थारे विपरीत से, पर मैं ये भी जानू सू तू ऐथे से जाना चाहबे से। दक्षा हैरानी से मालती जी को देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं ताई जी? मालती जी हल्का मुस्कुरा के बोली, मानने पता से तू यहां से जाना चाहबे से और मैं थारी इसमें मदद कर सकूं हूं। दक्षा सवालिया नजरों से मालती जी को देखती है तो वो आगे कहती है, हाँ सही सुना, मैं मदद करूंगी थारी यहां से निकालने में। तू अव्य की फिक्र कोनी कर, उसे मैं संभाल लूंगी। दक्षा कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं? मालती जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दक्षा को देख मन में बोली, जे छोरी तो माहरे सोच से भी ज्यादा बेवकूफ से। सलोनी ने सही कहा था, माहरे से नहीं जीत सकती ये छोरी। रात का वक्त, आज घर का माहौल काफी शांत था। सब अपने काम में भी। थोड़ी ही देर में 10-20 काली गाड़ियां झुंझुना के सड़कों पे 80-100 के स्पीड से दौड़ रही थीं। उनमें से एक गाड़ी में अव्यन्न चेहरे पे बिना किसी भाव के गुस्से से लाल आंखों के साथ बैठा बाहर देख रहा था। राणा जो खुद दक्षा के लिए फिक्रमंद था, वो बोला,
हुकुम कहीं रानी सा मुसीबत में ना हो। अगर वो हमारे दुश्मनों के हाथ लग गई तो परेशानी हो जाएगी। अव्यन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, नहीं, वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगेगी आसानी से। तुम गाड़ी स्टेशन की तरफ मोड़ लो। स्टेशन। दक्षा लंबा घूंघट ओढ़े स्टेशन के बाहर बाहर खड़ी थी, क्योंकि उसकी ट्रेन छूट चुकी थी और रात के इस पहर अंधेरे में स्टेशन बिल्कुल खाली होने की वजह से दक्षा स्टेशन से बाहर ही एक बेंच पे थोड़ी डरी सहमी सी बैठी थी। दक्षा ने अपने साड़ी के पल्लू से चेहरे को छुपाया हुआ था ताकि कोई उसे देख ना ले। दक्षा बेंच पे बैठी इधर उधर देख रही थी। वहां सिर्फ कुछ मर्द ही थे जो दक्षा को ही घूर रहे थे। दक्षा उन्हें देख डरते हुए खुद से बोली, हे भगवान, बचा लेना मुझे आज। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, मैं कैसे जाऊं अब। देव, तुम कहां हो? मुझे बेहद डर लग रहा है। सिर, प्लीज आ जाओ मेरे पास, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बस आज मुझे बचा लो सिर। दक्षा खुद से ही बातें कर रही थी कि वो दो लोग दक्षा के पास आते हैं जिन्हें देख दक्षा और ज्यादा डर जाती है। पर अपने डर को छुपाते हुए दक्षा उन्हें देख बोली, जी क्या तकलीफ है आपको? थम, उनमें से एक बोला। अरे छोरी, हम तो थारी तकलीफ दूर करने आए हैं। कौन है तू? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही से? दक्षा का चेहरा उन दोनों को नहीं दिख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हो बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए, आप अपना काम करें। दूसरा आदमी दक्षा को घूरते हुए अपने पास के आदमी से बोला, भैया देखो जरा, इसने मानने तो अमीर लागे से जे, हमारे काम आबेगी के बोलो। वो आदमी उसकी बात पे मुस्कुरा देता है तो दक्षा जो पहले से डरी हुई थी वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेते हुए भागने लगती हैं। दक्षा को भागता देख वो दोनों आदमी दक्षा के पीछे भागते हैं। रेगिस्तान के बीच खाली सड़क पे दक्षा बस भागे जा रही थी और वो दोनों आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। दक्षा हद से ज्यादा डरी हुई थी। उसे प्यास भी लगी थी और वो इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर उसे अपनी जान भी प्यारी थी, इसीलिए वो भागी जा रही थी। दक्षा भाग ही रही थी कि एक गाड़ी तेजी से उसके सामने आकर ब्रेक मारती है और दक्षा संभाल नहीं पाती और वही रोड पे गिर जाती है। उस गाड़ी से एक 27 बाएं 28 साल का लड़का जल्दी से बाहर आता है और दक्षा के पास जाता है। वो दोनों आदमी उस लड़के को देख वहीं रुक जाते हैं। उस लड़की नजर जैसे ही उन दोनों लड़के पे जाती है, वो अपने गार्ड से कहता, पकड़ो उन दोनों और जाने मत देना आसानी से। वो लड़का जिसका नाम सत्यम था, वो दक्षा को बाजू से पकड़ बोला, क्या आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी ज्यादा? दक्षा धीरे से सिर उठा सत्यम को देखती है तो सत्यम की आंखें दक्षा के छोटे से मासूम चेहरे पे टिक जाती हैं। दक्षा का घबराया हुआ लाल चेहरा, जो कार की हेडलाइट के रोशनी में चांद के जैसा चमक रहा था, उसकी बड़ी बड़ी हैजेल आंखें, जिससे सत्यम चाह के भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दक्षा सत्यम को देख डर से पीछे होते हुए बोली, प्लीज जाने दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। सत्यम दक्षा की हालत समझते हुए जल्दी से गाड़ी से पानी लाकर उसे देते हुए बोला, आप ये पानी लीजिए और मुझसे डरना बंद करे। वो गुंडे जा चुके हैं, आप सेफ हैं मेरे साथ। दक्षा सत्यम के हाथ में पानी को देखती है जो उसे चाहिए था, पर स्मार्ट बनते हुए बोली, नहीं, क्या पता तुमने इस पानी में कुछ मिलाया हो। सत्यम हैरानी से बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। दक्षा डरते हुए बोली, तुम मुझे ये पानी पिलाकर बेहोश कर किडनैप करना चाहते हो ना? मुझे पता है, तुम भी उन दिनों गुंडों के पार्टनर होंगे। सत्यम दक्षा की मासूम बातें सुन हल्का मुस्कुरा के बोला, नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं उनके साथ नहीं हूं। कौन है सत्यम? क्या दक्षा सेफ है या फिर वो सत्यम के हाथों किसी मुसीबत में पारने वाली है? क्या अव्यन ढूंढ लेगा दक्षा को? उस गाड़ी से एक 27-22 साल का लड़का जल्दी से बाहर आता है और दक्षा के पास जाता है। वो दोनों आदमी उस लड़के को देख वहीं रुक जाते हैं। उस लड़की नजर जैसे ही उन दोनों लड़के पे जाती है, वो अपने गार्ड से कहता, पकड़ो उन दोनों और जाने मत देना आसानी से। वो लड़का जिसका नाम सत्यम था, वो दक्षा को बाजू से पकड़ बोला, क्या आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी ज्यादा? दक्षा धीरे से सिर उठा सत्यम को देखती है तो सत्यम की आंखें दक्षा के छोटे से मासूम चेहरे पे टिक जाती हैं। दक्षा का घबराया हुआ लाल चेहरा, जो कार की हेडलाइट के रोशनी में चांद के जैसा चमक रहा था, उसकी बड़ी बड़ी हैजेल आंखें, जिससे सत्यम चाह के भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दक्षा सत्यम को देख डर से पीछे होते हुए बोली, प्लीज जाने दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो।
सत्यम दक्षा की हालत समझते हुए जल्दी से गाड़ी से पानी लाकर उसे देते हुए बोला, आप ये पानी लीजिए और मुझसे डरना बंद करें। वो गुंडे जा चुके हैं, आप सेफ हैं मेरे साथ। दक्षा सत्यम के हाथ में पानी को देखती है जो उसे चाहिए था, पर स्मार्ट बनते हुए बोली, नहीं, क्या पता तुमने इस पानी में कुछ मिलाया हो। सत्यम हैरानी से बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। दक्षा डरते हुए बोली, तुम मुझे ये पानी पिलाकर बेहोश कर किडनैप करना चाहते हो ना? मुझे पता है, तुम भी उन दिनों गुंडों के पार्टनर होंगे। सत्यम दक्षा की मासूम बातें सुन हल्का मुस्कुरा के बोला, नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं उनके साथ नहीं हूं। तभी पीछे से सत्यम का गार्ड बोला, आप शायद नई हैं यहां, इसीलिए आपको नहीं पता। ये सत्यम प्रताप है, प्रतापगढ़ के राजकुमार। दक्षा हैरानी से बोला, अच्छा, फिर नहीं पता मुझे, पर फिर भी तुम लोगों पे मुझे यकीन नहीं है। सत्यम दक्षा को हाथ आगे बढ़ा बोला, अच्छा ठीक है, मत करे यकीन, लेकिन आप उठे तो अपनी जगह से पहले। दक्षा कुछ पल सोचते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। दूसरे ही पल पीछे से कोई उसे बाजू से पकड़ अपने पास खींच लेता है। एक पल के लिए दक्षा डर जाती है, पर दूसरे ही पल अव्यन्न की खुशबू महसूस कर दक्षा उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। अव्यन्न जो हद से ज्यादा गुस्से में था, शायद दक्षा की जान लेने के इरादे से ही यहां तक आया था। दक्षा को ऐसे रोता देख उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। अव्यन्न दक्षा को कसके अपनी बाहों में लपेट उसके माथे को सहलाते हुए बोला, मेरा बच्चा, रोना बंद करो, मैं आ गया हूं ना, अब चलो हम घर चलते हैं। मगर दक्षा को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो वैसे ही उससे लिपटी थी। अनंत दक्षा की हालत देख बोला, अव्यन्न, हमें घर चलना चाहिए। दक्षा बेहद डरी हुई है। सत्यम हैरानी से अव्यन्न और अनंत को देखता है तो अनंत उसे देख बोला, आपका शुक्रिया सत्यम, हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए। इतना बोल वो लोग वहां से निकल जाते हैं और सत्यम बस हैरानी से उन्हें जाता हुआ देखता रहता। शेखावत भवन। अव्यन्न का कमरा। दक्षा पैरों को फोल्ड किए बेड पे बैठी थी, उसके आंखों में अब भी आंसू थे। बिखरे बाल, उलझा हुआ चेहरा। अव्यन्न दूध का ग्लास बेड के साइड टेबल पे रख धीरे पर सख्त आवाज में बोला, दूध पीकर सो जाओ, सुबह से भूखी हो, ताकत आराम दोनों चाहिए होगी तुम्हें। अव्यन्न अपनी बात खत्म कर जैसे जाने को हुआ। दक्षा उसे बाजू से पकड़ उससे लिपट उसे देख नम आंखों से बोली, सिर प्लीज, नहीं सिर, मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे डर लग रहा है, सिर प्लीज सर। अव्यन्न दक्षा की तरफ देख बोला, जब अकेले घर से निकलने का फैसला किया था तब तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा, अब मेरे महल में मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है। दक्षा होठों के कोने मोड़ना में सिर हिला बोली, अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी सिर, पिंकी प्रॉमिस प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो। अव्यन्न गुर्राते हुए बोला, छोड़ो मुझे दक्षा, तुम्हें जो सही लगे करो मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें अब, लेकिन ये याद रखना, मेरी मर्जी के बिना राजस्थान से तो क्या, इस गांव से भी कदम नहीं निकाल सकती तुम। दक्षा हाँ में सिर हिला अव्यन्न के सीने से लिपट जाती है और सुबकते हुए कहती है, मैं डर गई थी सिर, वो लोग गंदे थे, मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे कितना भगाया उन्होंने, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें, बस मिल जाए एक बार। अव्यन्न दक्षा की बातें सुनते हुए धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था, जिससे कुछ ही पलों में दक्षा गहरी नींद में चली जाती है। अव्यन्न दक्षा को बेड पे अच्छे से लिटा कंबल ओढ़ा जैसे उठने को हुआ। दक्षा उसके कॉलर को पकड़ नींद में बरबराने लगती है, सिर नहीं जाना मुझे छोड़ के प्लीज, देव चला गया पर आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। दक्षा की बातें सुन अव्यन्न हल्का मुस्कुरा के उसके पास उसे सीने से लगा सो जाता है। अगली सुबह। प्रतापगढ़ महल। सुबह के इस पहर प्रताप महल में काफी शांत छाई हुई थी। दिनय जी हॉल में बैठे पेपर पढ़ रहे थे और मालिनी जी हाथों पे आरती का थाल लिए पे बैठे अपने बेटे के पास जाती है। काउच सत्यम आरती लेते हुए मुस्कुरा के बोला, मासा, हमने आप सबको काफी मिस किया और हम ये भी जानते हैं कावेरी हमसे काफी नाराज होंगी। कावेरी का नाम सुन मालिनी और दिनय जी दोनों का चेहरा शांत हो जाता है। सत्यम आगे कहता है, मासा जल्दी से नाश्ता दीजिए, हमें कावेरी से मिलने जाना है। लगता है मासा और बाबा ने आपको बताया नहीं सत्यम, हम यहीं हैं। सफेद सादा सा लहंगा पहने हल्के गहनों में नीचे आते हुए कावेरी बोली। सत्यम आंखें फाड़े हैरानी से कावेरी को देखते हुए बोला,
आप यहाँ कैसे कावेरी? और कल वो लड़की कौन थी अव्यान के साथ? कावेरी मुस्कुरा के दिनय जी को देख बोली, बाबा आपके बेटे भी कमाल करते हैं, हमारे ही दुश्मन को बचा के हमसे ही सवाल करते हैं। सत्यम हैरान था कावेरी की बात पे। वो मालिनी से बोला, मासा ये कावेरी को क्या हुआ है और वो ये सब क्या कह रही है? कावेरी ऊंची आवाज में बोली, हम बिल्कुल सही हैं सत्यम, ख्यालों से बाहर तो आप नहीं अपा रहे हो उस दक्षा की। दिनय जी मालिनी को देख कावेरी को ले जाने का इशारा करते हैं। कावेरी के जाते ही दिनय जी सत्यम को सब कुछ बता देते हैं। शेखावत भवन। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन दक्षा और अव्यान्न अब तक सोए हुए थे। दक्षा किसी छोटी बच्ची की तरह अव्यान्न से लिपट सुकून से सोई हुई थी और अव्यान्न भी किसी प्रोटेक्टर की तरह उससे जकरे लेता हुआ था। दरवाजा पिटने की आवाज से दोनों की आंख खुलती है, पर दक्षा कंबल ओढ़ फिर सो जाती है। अव्यान्न उठ दरवाजा खोलता है तो सामने राज्यो खरी अंदर झांक रही थी। अव्यान्न दांत पिसते हुए बोला, राज्यो ताका झांकी बंद करो और क्यों आई हो बताओ। राज्यो अव्यान के आवाज से डरते हुए पीछे हट बोली, भैया काकीसा ने अभी नीचे आने का हुक्म दिया है आप दोनों को। अव्यान एक गहरी सांस लेकर राज्यो के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। राज्यो मुंह बना बोली, अकड़ू खरुस अब भी नहीं बदले, पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या करते होंगे कमरे में। अव्यान्न दक्षा की बातें सुनते हुए धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था, जिससे कुछ ही पल्लों में दक्षा गहरी नींद में चली जाती है। अव्यान्न दक्षा को बेड पे अच्छे से लिटा कंबल ओढ़ा। जैसे उठने को हुआ दक्षा उसके कॉलर को पकड़ नींद में बरबराने लगती है, सिर नहीं जाना मुझे छोड़ के प्लीज, देव चला गया पर आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। दक्षा की बातें सुन अव्यान हल्का मुस्कुरा के उसके पास उसे सीने से लगा सो जाता है। अगली सुबह। प्रतापगढ़ महल। सुबह के इस पहर प्रताप महल में काफी शांत छाई हुई थी। दिनय जी हॉल में बैठे पेपर पढ़ रहे थे और मालिनी जी हाथों पे आरती का थाल लिए काउच पे बैठे अपने बेटे के पास जाती है। सत्यम आरती लेते हुए मुस्कुरा के बोला, मासा हमने आप सबको काफी मिस किया और हम ये भी जानते हैं कावेरी हमसे काफी नाराज होंगी। कावेरी का नाम सुन मालिनी और दिनय जी दोनों का चेहरा शांत हो जाता है। सत्यम आगे कहता है, मासा जल्दी से नाश्ता दीजिए, हमें कावेरी से मिलने जाना है। लगता है मासा और बाबा ने आपको बताया नहीं सत्यम, हम यही हैं। सफेद सादा सा लहंगा पहने हल्के गहनों में नीचे आते हुए कावेरी बोली। सत्यम आंखें फाड़े हैरानी से कावेरी को देखते हुए बोला, आप यहां कैसे कावेरी? और कल वो लड़की कौन थी अव्यान के साथ? कावेरी मुस्कुरा के दिनय जी को देख बोली, बाबा आपके बेटे भी कमाल करते हैं, हमारे ही दुश्मन को बचा के हमसे ही सवाल करते हैं। सत्यम हैरान था कावेरी की बात पे। वो मालिनी से बोला, मासा ये कावेरी को क्या हुआ है और वो ये सब क्या कह रही है? कावेरी ऊंची आवाज में बोली, हम बिल्कुल सही हैं सत्यम, ख्यालों से बाहर तो आप नहीं अपा रहे हो उस दक्षा की। दिनय जी मालिनी को देख कावेरी को ले जाने का इशारा करते हैं। कावेरी के जाते ही दिनय जी सत्यम को सब कुछ बता देते हैं। शेखावत भवन। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन दक्षा और अव्यान्न अब तक सोए हुए थे। दक्षा किसी छोटी बच्ची की तरह अव्यान्न से लिपट सुकून से सोई हुई थी और अव्यान्न भी किसी प्रोटेक्टर की तरह उससे जकरे लेता हुआ था। दरवाजा पिटने की आवाज से दोनों की आंख खुलती है, पर दक्षा कंबल ओढ़ फिर सो जाती है। अव्यान्न उठ दरवाजा खोलता है तो सामने राज्यो खरी अंदर झांक रही थी। अव्यान्न दांत पिसते हुए बोला, राज्यो ताका झांकी बंद करो और क्यों आई हो बताओ। राज्यो अव्यान्न के आवाज से डरते हुए पीछे हट बोली, भैया काकीसा ने अभी नीचे आने का हुक्म दिया है आप दोनों को। अव्यान्न एक गहरी सांस लेकर राज्यो के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। राज्यो मुंह बना बोली, अकड़ू खरुस अब भी नहीं बदले, पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या करते होंगे कमरे में। परी। कहते हुए राज्यो रसोई तक आ चुकी थी। राज्यो को खुद से बातें करता देख आध्या बोली, राज्यो तू तो भाई को बुलाने गई थी, क्या हुआ राज्यो? घूर के आध्या को देख बोली, मुझे इस घर में कोई नहीं डांट सकता आधू, वो तो मुझे रानीसा के लिए बुरा लगता, बस खड़ूस के साथ फंस गई, डांट बिचारी कहां दामिनी। राज्यो के बात पे मुस्कुराते हुए बोली, चुप कर, पागल बहात अच्छे हैं मेरे देवर सा, दक्षा का कितना ख्याल रखते हैं, सबसे लड़ने तक तैयार होते उसके लिए। अध्या भी खुश होते हुए बोली, भाभी ये सही बोली आप,
दक्षा भाभी के आने से भाई बिल्कुल बदल गए हैं। मीरा के जाने के बाद हमें कभी नहीं लगा था भाई जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। है आध्या, फिर से अगर आपके मुंह से उस लड़की का नाम निकला आपकी जुबान काट देंगे हम। गौरी जी गुस्से से रसोई के दरवाजे पे खड़ी कहती। गौरी जी का गुस्सा देख वो तीनों डर जाते हैं। गौरी जी अंदर आते हुए बोली, क्या भूल गई हो तुम आध्या? उस लड़की का नाम तक लेना मना है इस घर में। आध्या सिर झुकाए बोली, मां माफ कीजिए, दोबारा नहीं होगा, नाराज ना हो आप। गौरी जी जाती हुई बोली, दोबारा तुमने ये नाम लिया तो हम खुद तुम्हें बोलने लायक नहीं छाड़ेंगे। दामिनी गौरी जी को जाता देख बोली, सही है काकीसा, कितने मुश्किल से देवरसा सब भूल आगे बढ़े हैं, हमें भी अब उसे भूल जाना चाहिए। शाम का वक्त। आज फिर से एक बार शेखावत भवन में महफिल जमी थी और यह महफिल फिर से दक्षा को लेकर होने वाली थी। अव्यन बिना किसी भाव के शांत आंखों के साथ खड़ा था। उसके पास खड़ा अनंत धीरे से बोला, दक्षा कहां रह गई, आई क्यों नहीं? अव्यन धीरे से बोला, तूने सब कर दिया है ना? अनंत हाँ में सिर हिला बोला, हाँ पर वो अपना मुंह खोलेगी आसानी से, मुझे नहीं लगता, वो काफी जिद्दी है, मुश्किल होगा। अव्यन सख्त भाव के साथ अनंत को घूरते हुए बोला, मैं उसे अच्छा से जानता हूं, वो झूठ नहीं बर्दाश्त करेगी, और अगर फिर भी नहीं बोली तो मुझे उसका मुंह खोलना आता है। अनंत हाँ में सिर हिला छोटे छोटे कदमों से आ रही दक्षा को देख स्माइल करता है तो दक्षा आकर उसके और अव्यन के बीच खड़ी हो जाती हैं। विजय जी, जो दक्षा के ही आने का इंतजार कर रहे थे, वो अव्यन दक्षा को देख थोड़ा सख्ती से बोला, बेटी तूने जो हरकत कल की है उसने बात तो थारी मदद आज मैं भी को नहीं कर सकता। सलोनी जी मुंह बना बोली, भाई साहब ये कानून के भी खिलाफ होवेगा, अगर अपने आज इसकी मदद की तो। दक्षा हैरानी से सबको देख धीरे से बोली, वैसे भी सिर के अलावा आज तक यहां किसी ने मेरी मदद नहीं की ताऊ जी, अपने भी नहीं, मुझे आज भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अव्यन दक्षा को देख चुप रहने का इशारा करता है तो मालती जी गुर्राते हुए कहती हैं, छिथम शहर की छोरी ऐसी होती हो, एक तो कल पता नहीं किसके साथ भाग के मुंह काला कर आई है, ऊपर से जुबान चला रही हैं तू। दक्षा हैरानी से मालती जी को देखती है जो उसे नफरत से घूर रही थी। फिर दक्षा आश भरी नजरों से अव्यन को देखती है तो अव्यन बिना किसी भाव के कहता, मुझे मत देखो दक्षा, सबके सवालों का जवाब दो। जैसे कल तुम मुझे बिना बोले निकली थी वैसे ही आज खुद ही सबको जवाब देना होगा तुम्हें। अव्यन की बात सुन दक्षा की थोड़ी बेहद उम्मीद भी टूट जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अव्यन को दक्षा के साथ खड़ा होता ना देख मालती जी मुस्कुरा के सलोनी को देख आगे कहती है, अब रोने से कौन ही फायदा छोरी, जे तब सोचना चाहिए था जब कदम महल से निकाली थी। दक्षा सुबकते हुए बोली, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया ताई जी, मैं दिल्ली जाने वाली थी सच्ची। विजय जी बोले, सच सच बता छोरी, तेरा जे खुद का फैसला था या किसी के कहने पे किया तूने? दक्षा एक पल मालती जी को देख बोली, नहीं ताऊ जी, जाने का फैसला दक्षा का खुद का था। मालती जी एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन लिया था हम सब ने, जे छोरी मर्जी से गई थी घर से, पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया होगा जे छोरी ने, राम राम शेखावत खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने तो। अव्यन तू सो चले, अब भी वक्त है, जे शहरी छोरी सही ना से थारे वास्ते, कल किसी के साथ भागी, पता नहीं कल किसके साथ भाग जाए। तू दक्षा से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जैसे कुछ कहने को हुई, अव्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अव्यन को दक्षा के साथ खड़ा होता ना देख मालती जी मुस्कुरा के सलोनी को देख आगे कहती है, अब रोने से कोनी फायदा छोरी, जे तब सोचना चाहिए था जब कदम महल से निकाली थी। दक्षा सुबकते हुए बोली, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया ताई जी, मैं दिल्ली जाने वाली थी सच्ची। विजय जी बोले, सच सच बता छोरी, तेरा जे खुद का फैसला था या किसी के कहने पे किया तूने? दक्षा एक पल मालती जी को देख बोली, नहीं ताऊ जी, जाने का फैसला दक्षा का खुद का था। मालती जी एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन लिया था हम सब ने, जे छोरी मर्जी से गई थी घर से, पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया होगा जे छोरी ने, राम राम शेखावत खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने तो। अव्यन तू सोच ले, अब भी वक्त है, जे शहरी छोरी सही ना से थारे वास्ते, कल किसी के साथ भागी, पता नहीं कल किसके साथ भाग जाए। तू दक्षा से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जैसे कुछ कहने को हुई, अव्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दक्षा मुड़ के अव्यन को देख बोली,
सिर इनके जो दिल में आ रहा है ये बोली जा रही है, मैं नहीं हूं, ऐसी झूठ बोल रही है ये। इन्होंने खुद मुझे यहां से भगाया था, मेरी मदद की थी और कहा आपसे ये बात कर लेंगी है। कहते हुए दक्षा चुप हो जाती हैं और अव्यन्न को देखती है जो कोल्ड नजरों से उसे ही घूर रहा था। सलोनी जल्दी से कहती हैं, जे देखो अब जे छोरी भाभी पे दोष लगा रही से, बापरे ये तो घनी सियानी से। छोरी थारी जुबान काट दूंगा मैं, पहले मेरे बारे बोली इब माहरी मासा पे आरोप लगा रही से तू। बीर कहते हुए गुस्से से दक्षा की तरफ बढ़ने लगता। मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने वाला पहले अपनी कब्र खुदवा के आए। अव्यन्न की शांत पर कोल्ड आवाज सबके कानों में पड़ते ही पूरा मेहेल जैसे शांत हो जाता है। अव्यन्न दक्षा का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, आई थिंक अब सबके सवाल जवाब खत्म हो चुके हैं। प्रतापगढ़। सत्यम अपने महल के पीछे गार्डन में खड़ा था और उसके दिल में तो जैसे बस दक्षा की तस्वीर छप चुकी थी। सत्यम अपना हाथ एक पैर में मारते हुए बोला, नहीं सत्यम, ये क्या हो रहा है तुम्हें? वो किसी और की इज्जत है, किसी और की अमानत तुम्हारे लिए, उसके बारे सोचना भी पाप है। पर हम इस दिल को कैसे समझाएं जो पहली ही मुलाकात में उसके पास रह गया? समझाना क्यों है सत्यम, जाने दीजिए इसे जहां जाना चाहता है, जिसके पास जाना चाहता है। कावेरी सत्यम के पास आते हुए बोली। सत्यम कावेरी को देख मुस्कुरा के बोला, राजकुमारी आप कब आई आइए ना। कावेरी सत्यम के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, बात बदलने की जरूरत नहीं है सत्यम, हमने सुन लिया सब। सत्यम शर्मिंदा होते हुए बोला, कावेरी अपने जो सुना वो गलत है, भूल जाइए इस बात को। कावेरी एविल स्माइल कर बोली, ये तो गलत है सत्यम, आप बिना कोशिश किए ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? सत्यम हैरानी से बोला, राजकुमारी आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? वो किसी और की है, अव्यन्न की, जिससे बचपन से अपने शादी करने का सपना देखा था। कावेरी गुस्से और अफसोस के मिले जुले भाव के साथ बोली, सपना था सत्यम, और सपने कभी पूरे नहीं होते, पर मैंने हार भी नहीं मानी है। जब हम कोशिश कर सकते हैं आप क्यों नहीं? सत्यम शॉकड होते हुए बोला, कावेरी आप होश में हैं? क्या बोल रही है? अव्यन्न की शादी हो चुकी है उस लड़की से, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? कावेरी गुस्से में बोली, सत्यम बस कीजिए, आप अव्यन्न मेरा था और मेरा ही होगा, समझे आप? और आपके पास मौका है उस दक्षा को पाने का। सत्यम गुर्राते हुए बोला, कावेरी आप पागल हैं, हम नहीं, ना ही हम आपकी बातों में आएंगे और ना ही आपको कुछ ऐसा करने देंगे। अपनी बात खत्म कर सत्यम वहां से चला जाता है और कावेरी बस मुस्कुरा के उसे जाता हुआ देखती है। रात का वक्त, शेखावत भवन, अव्यन्न का रूम। अव्यन्न बालकनी में खड़ा फोन पे बात कर रहा था। वो फोन रख जैसे मुड़ता है, क्लाजेट से बाहर आ रही दक्षा को देख उसकी आंखें उसी पे टिक जाती हैं। दक्षा नेवी ब्लू स्ट्रैप वाली टॉप और शॉर्ट पहने बाहर आती है। दक्षा के लंबे काले बाल भीगे हुए थे और उसके चेहरे पे आ रहे थे। अव्यन्न को खुद को घूरता देख दक्षा बोली, घूरना बंद कीजिए, सिर मैं इस ड्रेस पे बाहर नहीं जाऊंगी। अव्यन्न चलकर उसके पास आने लगता है तो दक्षा भी पीछे जाने लगती है। दक्षा पीछे होते हुए काउच पे बैठ जाती है तो अव्यन्न उसके पास आकर उसके पैरों को स्प्रेड कर अपने दोनों पैर उसके दोनों पैरों के बीच रख उसके ऊपर झुकता है तो दक्षा भी पीछे झुक जाती है। अव्यन्न दक्षा के थाई पे हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है बेबी गर्ल, कोई और देखने की ख्वाहिश भी करेगा तो अपने जान से जाएगा। अव्यन्न की बात पे दक्षा थोड़ा डर जाती है और अव्यन्न को इतना पास देख उसकी सांसें बढ़ने लगी थीं। दक्षा अव्यन्न के हाथ को पकड़ बोली, सिर मुझे कोई नहीं देखेगा, अब आप हटना पसंद करोगे? अव्यन्न नामे सिर हिला, अपने हाथ को ऊपर ले जा, दक्षा के सीने पे रख, हल्के हाथों से सहलाते हुए उसके कान के पास सीडुक्तिब आवाज में बोला, मैं और भी बहुत कुछ करना चाहूंगा दक्षा, तुम साथ तो दो। अव्यन्न के अचानक ऐसा करते ही दक्षा शौक रह जाती हैं और उसकी सांसें भी गहरी होने लगती है, क्योंकि अव्यन्न अब भी उसके सीने को सहला रहा था। दक्षा गहरी सांसें लेते हुए बोली, सिर प्लीज नहीं छोड़िए मुझे अजीब लग रहा। अव्यन्न दक्षा के होठों को देख उसे अपने मुंह में ले लेता है और पूरे पैंशन के साथ चूमने लगता है। अव्यन्न एक हाथ से दक्षा के चेहरे को पकड़े 3 अपने और करीब कर रहा था। अव्यन्न पूरी तरह से दक्षा में खोने लगा था। अव्यन्न का शरीर गर्म हो रहा था, उसे दक्षा से बेहद कुछ चाहिए था जो दक्षा नहीं समझ पा रही थी।
दक्षा बस अव्यन्न को सहन कर रही थी। अव्यन्न जैसे ही अपने हाथ को दक्षा के टॉप के अंदर डाल दक्षा के पेट को सहलाते हुए उसके ब्रा के अंदर डालने की कोशिश करता है, दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल दक्षा अव्यन्न को पूरे जोर से धक्का मारती है। अव्यन्न उससे दूर बेड पे जा गिरता है। दक्षा नम आंखों से अव्यन्न को देख वॉशरूम में भागती है। अव्यन्न अपने होश में आते हुए जल्दी से दक्षा के पीछे भागता है, पर दक्षा ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। अव्यन्न कुछ पल दरवाजे के सामने खड़े होकर सख्त पर धीरे से बोला, दक्षा दरवाजा खोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। दक्षा जो घुटने से सिर टिकाए बैठी थी वो कुछ सोचते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं आना, सिर आप अश्लील हो, मुझे गंदी जगह छूटे हो। अव्यन्न अपने सिर पे हाथ मार खुद से बोला, आज कल की लड़कियां इतनी एडवांस होती और इसे मेरा टच भी समझ नहीं आता, बेवकूफ लड़की। अव्यन्न का खुद से बात करना दक्षा को सुनाई दे रहा था। वो चिल्ला के बोली, सिर मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप गंदे हो, ठरकी हो। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।